भाई दिस इज लास्ट जो डिस्कस कर रहे हैं 29 जून का पेपर है ये। आ जाओ। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि यार हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। तो ये हमारे पास दो चार्जेस, यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू। हम एक चार्ज रख रहे हैं इसकी इक्विटोरियल लाइन पे। इक्विटोरियल लाइन का मतलब क्या है कि भैया हम इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई एक चार्ज रख रहे हैं। ये चार्ज की वैल्यू गिवन है स्मॉल क्यू। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी दिस इक्विटोरियल डिस्टेंस, कि भाई ये इक्विटोरियल डिस्टेंस कितना होना चाहिए जिससे हमारे इस चार्ज क्यू पे जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम लगे। एक बार क्वेश्चन रिपीट। दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, प्लस क्यू, और सपोज इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो तुम्हारा मन करे वो अज्यूम कर लो ए। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एक इक्विटोरियल पॉइंट पे हम एक चार्ज रख रहे हैं क्यू, तो ये इक्विटोरियल डिस्टेंस कितना होना चाहिए जिससे इस पे फोर्स मैक्सिमम लगे। भाई किसी को आंसर पता है डायरेक्टली या ऑप्शंस लिखूं? चलो ऑप्शंस लिख देता हूं। a/√3 डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ये सॉल्व नहीं करना है इसमें। a/√2, ऑप्शन सी d/√5, एंड ऑप्शन डी दैट इज a/√7। चलो फटाफट बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अरे रिकॉर्डिंग मत छेड़ो भाई। सर वो चैट पे क्लिक करने लगा तो अभी ओके कोई नहीं सीधे। कोई नहीं। अरे यार एक चीज याद रखना, इधर इधर एक चीज देखो। यार अगर मैं ये एक रिंग ले रहा हूं, यार रिंग ये पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज रिंग है। ये याद रखना दोनों के लिए आंसर सेम है। इस रिंग के सेंटर पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी रिंग के सेंटर पे? 0। वेरी गुड। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2kqx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये आता है। सॉरी ऊपर 2 नहीं आता, ये फॉर्मूला आता है। तो यार एक चीज याद रखो, अगर मेरे को वो फाइंड करना है कि कौन से डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स मैक्सिमम होगा, तो हम क्या करेंगे, dE/dx डिफरेंशिएट करेंगे, और मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या कंडीशन लगाते हैं हम? इक्वल्स टू 0। भाई मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता ही होगा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो मैंने dE/dx किया और इसको डिफरेंशिएट करके किससे इक्वेट करूंगा? 0 से। तो याद रखना ये कौन सी वैल्यू आएगी जिसपे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। आपका जो ये रिंग का रेडियस है ए, इसका 1/√2 टाइम्स, तो इसका आंसर रिंग के केस में कितना हो जाएगा? a/√2। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। क्या भैया आप याद रखोगे ये वाली चीज? यस। डन। तो यही रिंग का केस और ये वाला केस एग्जैक्टली सेम है कि यार हमारे पास दो चार्जेस हैं, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से लगेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से लगेगी। तो आप कैलकुलेट करोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आएगी। तो जब मैं ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो पता है आंसर क्या आएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, बस एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2kqx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यार इधर मेरे को फिर से वही दिख रहा है कि रिंग वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम आ रहा है, बस एक 2 ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे को वो डिस्टेंस मिल जाएगा जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स मैक्सिमम होगा। तो याद रखना वो डिस्टेंस क्या होगा? a/√2, जहां पे a भैया ये हाफ डिस्टेंस है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चेक करके देखो किस किस को डाउट है, दोबारा पूछो। यस सर। डन, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो डन। तो भैया प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यार नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमारे पास एक गैस है जिसको हमने एक्सपैंड किया है, एक गैस है जिसको हमने एक्सपैंड किया है फ्रॉम वॉल्यूम V1 से लेके V2, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, और हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ गिवन है कि यार ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम, और हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए ग्राफ गिवन है। ये हो गया आइसोबारिक, ये हो गया हमारे पास आइसोथर्मल, और ये हो गया हमारे पास एडियाबैटिक। क्वेश्चन ने पहले से सब कुछ मेंशन कर रखा है कि ये है आइसोबारिक, ये है आइसोथर्मल, एंड दिस इज एडियाबैटिक। ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोथर्मल के लिए जो वर्क डन हुआ होगा उसको लिया है हमने W1। आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हमने गैस को एक्सपैंड किया होगा तो इसका वर्क डन है W1। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन है W2, एंड आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन है W3। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज कि भैया आइसोथर्मल का वर्क डन सबसे ज्यादा, फिर एडियाबैटिक का, और लास्ट में आइसोबारिक का। सेकेंड ऑप्शन कि W2 इज ग्रेटर देन W1 ग्रेटर देन W3। थर्ड ऑप्शन W1 W2 W3 ये तीनों इक्वल होंगे। एंड लास्ट W1 इज ग्रेटर देन W2 एंड W2 एंड W3 आर इक्वल। तो भैया चलो चेक करके बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये तो कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। भी लग रहा है, चलो चेक करते हैं। यार याद हो अगर आपको मैंने क्या बताया था कि यार अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है पीवी ग्राफ से तो आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितनी बार तो बताया है भाई कि एरिया। अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन इज एरिया अंडर द पीवी कर्व। सर एक और ऑप्शन बताना। हाँ ये लो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है इसमें ऑप्शंस ही गलत दे रखे हैं, ऑप्शंस मैच ही नहीं कर रहे हैं। सर ऑप्शन शायद गलत है। ऑप्शंस मैच कर रहे हैं क्या? नो सर, मेरे जैसे मुझे पता है तो नहीं कर रहे। भाई मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, बाकी मैं चेक करता हूँ। मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, कुछ गलती है। बाकी चलो देखते हैं, कैलकुलेट तो कर ही रहे हैं, देखते हैं। चलो, तो मैंने आपको क्या बोला कि यार बिल्कुल मैंने इसमें बोला कि यार हमारा जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर द पीवी कर्व होता है। तो यार मेरे को बताओ सबसे ज्यादा एरिया कौन सा प्रोसेस कवर करेगा। जैसे मैं आइसोबारिक के लिए ड्रॉ करूं तो आइसोबारिक के लिए मतलब मेरे को इतना एरिया कंसीडर करना पड़ेगा पूरा, यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया, ये जितना भी होगा। तो यार और अगर मैं इसकी आइसोथर्मल की बात करूं तो आइसोथर्मल के लिए इतना एरिया देखना पड़ेगा सिर्फ। और अगर एडियाबैटिक की बात करूं तो एडियाबैटिक के लिए मेरे को सिर्फ इतना एरिया देखना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ सबसे ज्यादा एरिया कौन से प्रोसेस के लिए मिल रहा है आपको। सबसे ज्यादा एरिया आपको आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मिल रहा है। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना डिनोट किया हुआ है, W3। तो याद रखो आप लिखोगे एरिया सबसे ज्यादा हमारा किसके लिए आ रहा है, भैया आइसोबारिक के लिए आ रहा है। उसके बाद हमारा फिर आ रहा है आइसोथर्मल के लिए, और लास्ट में आ रहा है हमारा एडियाबैटिक के लिए। तो इसका फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, आइसोबारिक के लिए वर्क डन है W3, ये सबसे ज्यादा होगा। आइसोथर्मल के केस में W1 था, और फिर ये लास्ट कि भैया सबसे कम जो वर्क डन लगेगा दैट इज W2 एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो अगर हम देखा जाए W3 फिर W1 फिर W2, W3 सबसे बड़ा, वो किसी भी ऑप्शंस में गिवन नहीं है। तो भाई या तो क्वेश्चन में, जैसे मैंने बोला मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो या तो बंदे ने क्वेश्चन में ये W1 W2 W3 गलत मार्क करे हुए हैं, या कोई एक ऑप्शन गलत मार्क किया हुआ है, लेकिन ये करेक्ट आंसर होगा। तो प्लीज आप सिर्फ करेक्ट आंसर लिख लो कि W3 ग्रेटर देन W1 ग्रेटर देन W2, दिस इज द करेक्ट आंसर। या तो बंदे ने ऑप्शंस गलत बताए हुए हैं या फिर प्रोसेसेस का वर्क डन गलत मार्क किया हुआ है। तो मैं यहां लिख देता हूं ऑप्शन कुछ मैच नहीं कर रहे हैं, नन ऑफ दीज।
चेक करो सबको क्लियर है या कुछ रिपीट करना है? क्लियर है सर। क्या बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे? यस सर। चलो डन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन का, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ रोटेटिंग टू इट इन ऑर्बिट। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमें टाइम पीरियड ऑफ अर्थ गिवन है जब वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, और इसका टाइम पीरियड गिवन है हमें 7 आवर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रेडियस को थ्राइस कर दिया जाए, मतलब रेडियस को, जो अभी प्रेजेंट ऑर्बिट है, तो इसको जैसे ले लो कि इनिशियल रेडियस इनिशियल गिवन है r, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अब हमने रेडियस कितना कर दिया 3 टाइम्स। तो जब हमने रेडियस 3 टाइम्स कर दिया तो वो बोल रहा है न्यू टाइम पीरियड कितना होगा, ये कैलकुलेट करके बताओ। एक बार चेक करो क्वेश्चन रिपीट करना है या सही है। आप एक मिनट कैलकुलेट करो प्लीज। भाई किसी का आंसर आया कि व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड? अब मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, ऑप्शंस चेक कर लो। पहला ऑप्शन गिवन है 36 आवर्स, सेकेंड ऑप्शन है 30 आवर्स, थर्ड ऑप्शन है 21 आवर्स, एंड लास्ट ऑप्शन इज 28 आवर्स। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एरी इसका आंसर भी मिसमैच कर रहा है क्या? चेक करेंगे भाई, इसका आंसर तो मेरे ख्याल से मिसमैच नहीं कर रहा। काव्य तुम्हारा आंसर सही आ रहा है आंसर की के अकॉर्डिंग। तो यार हमें फॉर्मूला पता है ग्रेविटेशन चैप्टर में कि केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स के हिसाब से टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यार अब इससे कैलकुलेट करके बताओ व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड। आप लिखो T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 क्यूब डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 क्यूब। ठीक है हेमंत, दोनों को डिवाइड कर दो। तो आपके पास T1 का स्क्वायर हो गया 49 डिवाइडेड बाय T2 हमें निकालना है, इक्वल्स टू R1 की वैल्यू R ही रहने दो, R क्यूब डिवाइडेड बाय R2, इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 27 R क्यूब। ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आ गया T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 इंटू 7 का स्क्वायर। T2 की वैल्यू निकालनी है तो मतलब इसका स्क्वायर रूट करना है 49 इंटू 27 का, तो ये तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 3√3। तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली, कुछ चेक करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। एक बार चेक कर लो मैंने कैलकुलेशन सही किया कि कुछ गलती की है। मैं एक बार खुद ही चेक कर ठीक है लेता हूँ। सर। ठीक किया, 27 और इंटू 7 स्क्वायर 49 बिल्कुल सही है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यार जो करेक्ट आंसर है चेक करो, मेरे को करेक्ट आंसर गिवन है कि अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली 36 के अराउंड आएगा। यस सर। डन। यस सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉज ऑफ मोशन का, कि हमें एक पुली सिस्टम दे रखा है।
यहाँ पे एक बॉक्स है, लेट मी चेक इनके वेट्स क्लियरली गिवन है यानी, यहाँ पे एक बॉक्स है, इसका मास हमें गिवन है 40 kg। यहाँ पे एक बॉक्स है, इसका मास हमें गिवन है 4 kg। और ये दोनों कनेक्टेड है एक स्प्रिंग से पासिंग ओवर दी पुली, इस तरीके से। भैया स्प्रिंग टाइट ड्रॉ कर लेना, अगर कोई डाउट हो मैं सही से ड्रॉ कर देता हूँ। ये स्प्रिंग होगी हमारी इस तरीके से। क्या फाइंड करना है चेक करने दो यार। आपको एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कि ये दोनों ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, दैट इज 0.02। चलो कैलकुलेट करो। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। तो यार फोर्सेस मार्क करोगे तो नीचे कितना फोर्स लगेगा हमें पता है, नीचे लगेगा mg, तो मतलब ये हो जाएगा 40 न्यूटन। ऊपर लगेगा एक टेंशन फोर्स, यहाँ पे भी इधर लगेगा एक टेंशन फोर्स, और पीछे की तरफ क्या लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। बस हमें फोर्सेस को इक्वेट करना है। अज्यूम कर लो कि भैया ये नीचे आ रहा है और ये राइट में जा रहा है, सेम एक्सेलरेशन ए से। तो इस वाले केस में हमारा क्या होगा कि भैया नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा तो हम इक्वेशन लिखेंगे 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मास है 4 और इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई a, इक्वेशन 1। सिमिलरली जब दूसरे ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, भैया ब्लॉक राइट साइड जा रहा है तो टेंशन फोर्स बढ़ा है, T माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू 40 इंटू ए। ये हो गई इसकी सेकेंड। अब यार इन दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को ऐड कर दो, प्लस टी माइनस टी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा 40 माइनस एफ इज इक्वल्स टू भैया 44a। सब लोग चेक करके बताओ यहां तक इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है? No. डन। अब बस हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रखनी है और हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो यार अब कैलकुलेट करते हैं कि भैया फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यू एन। इस केस में एन किसके बराबर होगा भैया, इस केस में एन इस mg, कैपिटल mg के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज रख रहा हूं। न्यू की वैल्यू हमें गिवन थी 0.02 इंटू एन की वैल्यू हो गई 40 इंटू 10। तो यार इसको सॉल्व करके बताओ ये कितना आएगा। भैया क्या ये 4 न्यूटन आ जाएगा, सॉरी 8 न्यूटन आ जाएगा। 8 Yes. Newton. सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8 न्यूटन। तो यार बस अब हमें क्या लिखना है, पीछे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 44a। तो ये हो गया 32 इज इक्वल्स टू 44a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन से चेक करते हैं, मैं आपको ऑप्शन देना भूल गया था। ऑप्शन से चेक करते हैं भैया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन हमें गिवन है दैट इज 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब कुछ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही है। सेकेंड ऑप्शन गिवन है 8/12। थर्ड ऑप्शन गिवन है 8/9 और लास्ट ऑप्शन गिवन है 8/11। तो हमें साफ दिख रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, 8/11 वाला। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 32, 4 11 44। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 8/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी के लिए कोई स्टेप्स रिपीट करने हैं तो चेक करके बताओ। Done, sir.
Done, sir. चलो डन डन। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉज कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन से। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे लिख रहा हूं कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब हमें पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, हमें एक्सीलरेशन वगैरह कुछ गिवन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि इट कवर्स 10 मीटर्स in first t seconds, covers 10 meters in first t seconds। तो आपको बताना है what will be the distance covered in the next t seconds। हमें फाइंड करना है distance covered in next t seconds। भैया ऑप्शंस चेक करेंगे। ऑप्शंस गिवन है 20 मीटर। यार ये ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, कर सकते हो, ट्राई कर लो, आराम से हो जाएगा सॉल्व। 40 मीटर्स एंड लास्ट ऑप्शन इज 50 मीटर्स। चलो ट्राई करो अपने आप से। 20, 30, 40, 50। तो यार सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सपोज ए बी एंड सी। भैया बी, ऑप्शंस दिखाना। ऑप्शंस वापस से दिखाऊं, ये लो। नहीं काव्य सही नहीं आ रहा, बाकी चेक करता हूं, क्या पता कुछ गलती हो। भैया बी मिड पॉइंट नहीं होगा, मतलब कहीं पे भी हो सकता है। तो सपोज मैंने कहा कि भैया बी कहीं ना कहीं यहाँ पे है। ये फर्स्ट टी सेकेंड्स के लिए है, फर्स्ट टी सेकेंड्स के लिए, और ये नेक्स्ट टी सेकेंड्स के लिए है। तो देखो क्वेश्चन ने पहले कह रखा है कि यार इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमें एक्सेलरेशन कुछ बोला हुआ नहीं है, एक्सेलरेशन ए एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ए, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ए, और हमें ये बोला हुआ है कि ए टू 30 कितना है, 10 मीटर्स। हाँ बोलो। 30 बिल्कुल सही आ रहा है अब आंसर, 30 मीटर्स। तो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भैया हम एक्सेलरेशन की वैल्यू या टी की वैल्यू पहले वाले से फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या इससे बात नहीं बनेगी, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से टाइम निकल के आ जाएगा। s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये ए बी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट गिवन है 10, हाफ एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं, लेकिन इसमें तो फिर टाइम भी नहीं पता, टाइम टी स्क्वायर है। चलो एक्सेलरेशन को टी के टर्म्स में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, एक्सेलरेशन आएगी 20 बाई टी स्क्वायर। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? उसके बाद भैया बी पे फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करो कि बी पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है। तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, या v इक्वल्स टू यू प्लस 80, जिसको जैसे लिखना हो वैसे लिख सकता है भाई। तो v b निकालना है, u a 0 हो गया। एक्सेलरेशन हमारे पास पता है 20 बाई टी स्क्वायर है, और टाइम t था, कट गया, तो फाइनल वेलोसिटी v b कितनी आ रही है, 20 बाई टी। काव्य का ऐसे ही कैलकुलेट किया या कोई और तरीके से कैलकुलेट किया है? सर मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से किया, मतलब ए सी की डिस्प्लेसमेंट माइनस ए बी की डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है। अब हमें BC निकालना है, तो मेरे को अब यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है भैया, 20 बाई टी है, और मेरे को नेक्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए पता करना है। तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन यूज करूंगा, SBC इज इक्वल्स टू UBT प्लस हाफ A इंटू टी स्क्वायर।
भैया लेट्स कैलकुलेट यू बी, इनिशियल वेलोसिटी 20/t इंटू नेक्स्ट t सेकेंड्स के लिए कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन था 20/t² और टाइम भी t²। तो कैलकुलेट करो, चेक करो क्या क्या कट रहा है। भैया ये सब कट गया, ये सब कट गया, तो हमारे पास आ रहा है 20 + 10। तो 20 + 10 मतलब ये हो गया हमारे पास 30 मीटर, और हमें नेक्स्ट 30 सेकेंड्स का ही बताना था, तो ये डिस्टेंस आ गया है 30 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 30 मीटर। ये लो भाई सब लोग स्टेप्स चेक करो, जिसको जो डाउट है पूछो इसमें। जैसे सबका कंप्लीट हो जाए बता देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डन सर। Done, sir. भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की एक इक्वेशन गिवन है 3x²। यार ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत पेपर में रिपीटिव टाइप हुआ है, वैल्यूज चेंज ऑब्वियसली, लेकिन इसी टाइप का कि हमें पोटेंशियल की इक्वेशन गिवन है कि भैया वो पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, v = 3x²। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट्स है 1,0,3। चलो चेक करो, ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन इज 6 वोल्ट मतलब -6 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन बी -8 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन सी 9 वोल्ट पर मीटर, एंड ऑप्शन डी दैट इज 10 वोल्ट पर मीटर। हिमंत -6 आ रहा है, चेक करेंगे। आंसर की में भी यही गिवन है, वेरी गुड, आंसर की में ए गिवन है, गुड यार। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है भैया, dv/dx पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ता है अलग अलग करके, भैया x के टर्म्स में, y के टर्म्स में, और ऐसे ही z के टर्म्स में। लेकिन भैया पोटेंशियल ना तो y पे डिपेंड कर रहा है ना तो z पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ डिफरेंशिएट करना है x के टर्म्स में, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 6x आ गया, लेकिन ये सॉरी माइनस साइन में होता है, माइनस साइन कर देना है ऐसे। और हमारे पास x की वैल्यू कितनी गिवन है, x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 है, तो इसलिए हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया भैया, फाइनल आंसर आ गया -6। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन ए। सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी इक्वली था। करें आगे कंटिन्यू, Yes, sir. चलो डन यार। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का है। वो कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, मतलब मेरे को मैक्सिमम रेंज गिवन है, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज इज 100 मीटर्स, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज इज 100 मीटर्स। क्वेश्चन बोल रहा है सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट फॉर सेम स्पीड, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट फॉर सेम स्पीड कितनी आएगी। ऑप्शंस 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 50 मीटर्स एंड 25 मीटर्स। सबसे पहले तो मेरे को बताओ रेंज कौन से एंगल पे मैक्सिमम होती है। 45 वेरी गुड भैया, रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री के एंगल पे होती है, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है u²/2g, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin2θ/2g, तो sin2θ बन जाएगा sin90, sin91, तो मैक्सिमम रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना u²/2g। तो यार आपको मैक्सिमम रेंज गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लो, या 9.8 से सॉल्व हो रहा है तो 9.8 ले लेना। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली आप u की वैल्यू निकाल लो। एक बार आपके पास u की वैल्यू आ गई तो भैया फिर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन u² sin² θ
डिवाइडेड बाय जी। मैंने शायद से फॉर्मूला उल्टा लिख दिया है। यस भैया ठीक कर लो। अब ठीक है, चलो भैया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ठीक कर लो, मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया था। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वेयर बाई जी। चलो तो अब चेक कर लेते हैं। यार मैं u की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? u स्क्वायर आ जाएगा 1000, 1000 का स्क्वायर रूट होता है 10 रूट 10, 1000 का स्क्वायर। तो अब मेरे को मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगा u स्क्वायर 1000 था, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम रेंज तो 45 डिग्री पे थी, डिवाइडेड बाय भैया 2 इंटू ग्रेविटी। तो एक तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 50 इंटू साइन स्क्वायर 45, 45 होता है 1/√2, 1/2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/2। तो फाइनल आंसर आएगा 25 मीटर्स, एंड 25 मीटर मींस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 25 मीटर्स। 25 मीटर। तो चेक कर लेता हूँ आंसर की में ऑप्शन यही गिवन है, कुछ और गिवन है। भैया आंसर की में कुछ अलग ही गिवन है भैया। करेक्ट ऑप्शन इज 25 मीटर्स, करेक्ट कर लो इसे। सर अगली स्लाइड दिखाना। एक मिनट, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, एक मिनट। इनिशियल स्पीड, यस मैं गलती कर रहा हूँ भैया, यहीं तक ही नोट डाउन करो, माय मिस्टेक, मैं गलती कर रहा हूँ, ये स्टेप नहीं आएगा क्वेश्चन ने। मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया था। क्वेश्चन कह रहा था भैया, एक बार वापस से चेक करो। इफ द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 100 मीटर्स, then what will be the possible height, maximum possible height for the same speed? मैक्सिमम पॉसिबल हाइट पॉसिबल कितनी होगी सेम स्पीड के लिए? तो यार हमें पता है हाइट मैक्सिमम 90 डिग्री के एंगल पे आती है, और हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पे थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाता है u स्क्वायर बाई 2g, साइन स्क्वायर थीटा कट जाता है। तो u स्क्वायर की वैल्यू है 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10। तो यस आंसर अब सही आ रहा है 50 मीटर्स, और आंसर की में भी यही गिवन है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 50 मीटर्स। एक बार चेक कर रहे हो जो मैंने गलती करी थी क्या समझ में आ गई है? कि भैया मैक्सिमम पॉसिबल हाइट तो 90 डिग्री के एंगल पे होती है, तो मैं उस बॉल को 90 डिग्री के एंगल पे थ्रो करूंगा ताकि वो मैक्सिमम हाइट पे जाए, एंड फॉर्मूला बन जाएगा उस केस में u स्क्वायर बाय 2g। तो स्लाइड वेयर करना है। एक मिनट रुको प्लीज, यार स्क्रीन छोटी हो गई है ना? Yes. यस सर। एक मिनट, हाँ अब ठीक है। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। fall down by a height by its kinetic energy, ये सब तो हो जाएगा। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्फा डी के प्रोसेस का क्वेश्चन आया हुआ है एक न्यूक्लियर चैप्टर का, ये मेरे ख्याल से मेजोरिटी बच्चे कर ही दिया होगा, मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमें गिवन है डी और इधर वैल्यूज गिवन है 182 एंड 74। भैया फर्स्ट एरो में कह रहा है कि मैं पहले सारे ये लिख देता हूँ D1 D2, उसके बाद एरोज वगैरह ड्रॉ कर दूंगा, D1 D2 D3 D4। सबसे पहले भैया एमिट हो रहा है अल्फा पार्टिकल, नेक्स्ट में एमिट हो रहा है बीटा पार्टिकल,
और फिर से अल्फा पार्टिकल, और लास्ट में एमिट आउट हो रहा है गामा पार्टिकल्स। आपको क्या बताना है, आपको एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, मतलब ये दोनों वैल्यूज बतानी है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फॉर द फाइनल D4। ऑप्शंस देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो ये कितनी बार क्लास में कराया हुआ भी है रिवाइज करते टाइम। 174, 171, ऑप्शन बी 176, 72, ऑप्शन सी 174, 70, एंड ऑप्शन डी 176, 71। चलो भाई, एक मिनट मेरे को ऑप्शंस ठीक करने दो भैया। दैट इज 174 एंड 71। चलो, तो भाई आपको पता है जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर कितने से रिड्यूस करना चाहिए, 4 और एटॉमिक नंबर 2। 2 भैया एक मिनट रिपीट करो, सॉरी क्या बोले भाई। मास नंबर हमारा डिक्रीज होगा 4 से, और एटॉमिक नंबर कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 2 से। तो इधर 4 से डिक्रीज किया तो ये कितना आएगा, सबसे पहले एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज किया 72, और इसको 4 से डिक्रीज किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 178। फिर बीटा पार्टिकल निकला, तो जब बीटा पार्टिकल निकला तो यार एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ता है, इंक्रीज बाय 1 इंक्रीज बाय 1, तो ये हो गया 73। और मास नंबर पे क्या फर्क पड़ता है, सेम मास नंबर रिमेन सेम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास, बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से, और इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। सिमिलरली फिर से अल्फा पार्टिकल निकला, तो मास नंबर को भैया डिक्रीज कर दो भैया 4 से, तो 174 से डिक्रीज किया तो कितना हो जाएगा ये 174, और एटॉमिक नंबर भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा 2 से, तो ये हो गया 71। गामा पार्टिकल निकलता है, तो गामा पार्टिकल एक फोटोन है, और फोटोन कोई चेंजेस नहीं करता, फोटोन एज इट इज। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 174 एंड 71। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 174 एंड 71। क्या किसी के लिए कुछ रिपीट करना है इसमें, नो सर। चलो डन भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, स्टेटमेंट 1 कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बट मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज द स्पीड। भैया यहां लिख रहा हूं, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को एक्सिलरेट कराती है, इसका मतलब ये है एक तरीके से, या इसको प्रॉपर स्टेटमेंट में लिख देता हूं, डज नॉट चेंजेस द स्पीड। Electric field changes the speed, whereas magnetic field does not changes the speed. Statement 1. Statement 2 कह रही है कि चार्ज पार्टिकल ट्रेवल्स पैरेलल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये तब होगा, स्टेटमेंट 2 कह रही है कि ये तब होगा जब हमारा चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करे, भैया चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे एंड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करे। तो चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शंस आपको पता ही होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, और स्टेटमेंट 2 ट्रू है। सेकंड कि भैया स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही ट्रू हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन सी है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स। लास्ट ऑप्शन डी हाई लिख देता हूं साथ में, कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही ट्रू हैं, और ये अब की बार करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलो भाई चेक करके बताओ एक बार सारे ऑप्शन सॉरी रिपीट कर रहा हूं।
फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट 1 फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। थर्ड कि भाई स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है दोनों का। 1 मिनट सो करो, 1 मिनट प्लीज। तो यार एक चीज देखो, स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ट्रू है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मैग्नेटिक स्पीड को चेंज करता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन एक्सर्ट करता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको याद ही होगा, QE/m। तो ये चीज याद रखना, यस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस द स्पीड, ये तो बिल्कुल ट्रू है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड स्पीड चेंज नहीं करती, वो बस डायरेक्शन चेंज कराती है। मैग्नेटिक फील्ड का काम बस एक ही है, डज नॉट चेंज स्पीड, चेंजेस द डायरेक्शन। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो पहले तो इसको ए को तो काट ही दो भैया कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, बिल्कुल सही। अब स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। यार वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को तब चेंज करेगी जब पार्टिकल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे। भाई गलत। अगर मेरा पार्टिकल ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत क्या है कि ये अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को रख रहा हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके दूर भेजेगी और उसको एक्सेलरेट करेगी। लेकिन अगर कोई चार्ज परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो हमें पता है चार्ज जब परपेंडिकुलर मूव करता है तो डेल्टा V 0 होता है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, तो वर्क डन 0 आएगा। और अगर वर्क डन ही 0 आ रहा है तो फिर तो चेंज ऑन स्पीड हो ही नहीं सकता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। तो याद रखो स्टेटमेंट 2 भैया फॉल्स है, कंप्लीटली फॉल्स है। तो स्टेटमेंट ये कट गया, ये कट गया, एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चेक कर लो सबको ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है? Done, sir. सर Done? फोर्स तो लगेगी चार्ज के ऊपर। आप कह रहे हो कि सर इस वाले केस में फोर्स तो लगेगी चार्ज के ऊपर? यस सर। काव्य फोर्स लगेगी, लेकिन वो फोर्स हमारे मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये हमारे पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं करा सकता। क्योंकि देखो ना, हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाले पॉइंट्स। तो हमारे लिए ये वाला डिस्टेंस इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गया। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो वर्क डन 0, और वर्क डन 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऊपर से एक और चीज, चलो एक और चीज याद रखो कि यार हमारी ये जो कह रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड ले लो। अब दूसरा केस, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव करेगा तो यस इस पे फोर्स 0 लगेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करे तो इस पे फोर्स लगता है, लेकिन ये फोर्स स्पीड चेंज नहीं कराता, ये फोर्स क्या चेंज कराता है? डायरेक्शन। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। तो यार बस ये चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस इन स्पीड तभी कराएगी जब हमारा क्या कहते हैं चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल या किसी एक एंगल पे मूव कर रहा होगा। परपेंडिकुलर के केस में वो स्पीड चेंज नहीं करा पाता, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चलो भाई, किस किस का एग्जाम है 24